बॉलीवुड जो एक टाइम पर एक से बढ़कर एक कमर्शियली सक्सेसफुल कंटेंट ड्रिवन फिल्में देता था, आज साउथ और मासी फिल्मों के बबल में कैद हो चुका है। बट डाउन साउथ एक ऐसी इंडस्ट्री शेप हो रही थी जो आज 2025 में अनडाउटेडली बेस्ट कंटेंट ड्रिवन सिनेमा दे रही है। हम बात कर रहे हैं मॉलीवुड यानी मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री की। मलयालम इंडस्ट्री सिर्फ अच्छी मूवीज बना ही नहीं रही है, वो मूवीज कमर्शियली सक्सेसफुल भी हो रही है। जैसे 2023 को बॉलीवुड के लिए गोल्डन ईयर माना गया था, फिल्में जैसे पठान, जवान, सैम बहादुर, एनिमल, डंकी, 12th फेल, ओ माय गॉड 2, गदर 2, इन सब ने अंधा पैसा बरसाया था बॉलीवुड पे। वैसे ही 2024 को हमेशा मलयालम सिनेमा के सक्सेस के लिए याद किया जाएगा। 2024 में मलयालम इंडस्ट्री ने बहुत सारी बॉक्स ऑफिस हिट्स दी है और मलयालम फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट उसने कैनेस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जैसा अवार्ड भी जीता है, जो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। लेकिन आज जहां बॉलीवुड और तमिल और तेलुगु के सुपरस्टार्स 250 से 300 करोड़ की फीस को ले जाते हैं, वही मलयालम सिनेमा जो इतनी बेहतरीन कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनाती है, वो बजट के लिए आज भी स्ट्रगल करती है। प्रभास, कल्कि या आदिपुरुष जैसी फिल्मों के लिए अकेले 250 करोड़ तक चार्ज कर देते हैं, वहां मलयालम सिनेमा की मूवीज का बजट आज भी 100 करोड़ भी नहीं पार होता। इनसफिशिएंट बजट होने के कारण कई बार फिल्म का प्रोडक्शन बीच में ही रोक दिया जाता है। आधे में रुक गई थी, 5 महीना रुकी रही, फिर कहीं से पैसे आए, फिर कैसे खत्म हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां बॉलीवुड 200 करोड़ का बजट सिर्फ एक रोम कॉम को दे रहा है, तेलुगु सिनेमा पुष्पा 2 जैसी वाहियात मूवी पे 350 करोड़ तक खर्च कर देती है। वहीं पे 5 से 10 करोड़ में ही मलयालम सिनेमा इतनी अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ इतना बढ़िया कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा कैसे दे पा रही है। 2024 से पहले कभी मलयालम इंडस्ट्री को इतनी ज्यादा हाइप और रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, बट मलयालम इंडस्ट्री कई फेजेस से गुजर के यहाँ तक आई है। मलयालम इंडस्ट्री एक टाइम पर सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न ही बनाती थी, वहां से लेकर यहाँ तक का सफर सोचो कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने थॉट्स कमेंट में लिखते चलना। ग्रैब समथिंग टू ईट, सिट डाउन एंड रिलैक्स, लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ मलयालम इंडस्ट्री। 2024 में मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री ने एक से बढ़कर एक कंटेंट ओरिएंटेड सक्सेसफुल मूवीज दी है, जैसे प्रेमालू, मंजुमल बॉयज, मार्को एटसेट्रा। और ये सारी की सारी मूवीज इतनी अच्छी थी कि हर कोई इन मूवीज को देखकर इनका फैन बन चुका था। वो ज्यादा एनिमल से मैं तो बोलूंगा 10-20 गुना ज्यादा ये पिक्चर है। इधर है तो मार्को इधर है, एनिमल का बाप है भाई ये। जब लोगों को पता चला कि ये मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स है, तो लोगों ने और पुरानी मलयालम मूवीज देखना शुरू कर दिया। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये मालूम चलती है कि ऐसे कंटेंट ड्रिवन फिल्में मलयालम सिनेमा की मेन स्ट्रीम फिल्में हैं। जहां बॉलीवुड, तमिल और तेलुगु इंडस्ट्रीज की मेन स्ट्रीम फिल्में हमेशा मासी, एक्शन, ओवर द टॉप होती है, वहां मलयालम सिनेमा एकदम उल्टा कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को लेकर आगे बढ़ रही है। इस चीज का इन्फ्लुएंस इनके पास्ट हिस्ट्री से आता है। इंडियन सिनेमा के इनिशियल डेज में स्क्रिप्ट के जो भी सोर्सेज होते थे वो थिएटर प्लेज होते थे, और मलयालम थिएटर के जो भी प्लेज होते थे वो बस माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर बेस्ड होते थे। इन प्लेज को परफॉर्म करने के लिए मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, सेट डिजाइन और प्रोडक्शन में काफी ज्यादा कॉस्ट लग जाता था, जो मलयालम मेकर्स के पास नहीं होता था। और ना ही उनका मार्केट इतना बड़ा था कि वो लोग प्रॉफिट्स ला सके। और यही बजट की प्रॉब्लम और लिमिटेड मार्केट होने की वजह से मलयालम फिल्म मेकर्स ने उन जॉनरास को एक्सप्लोर करना शुरू किया जिनको बनाने में कम खर्चा है, जैसे कि सोशल इशू वाली मूवीज और कल्चरली रूटेड फील कराने वाली मूवीज। और 1980s के आते आते मलयालम फिल्म मेकर्स ने क्राइम थ्रिलर्स, मिस्ट्री थ्रिलर्स, कॉमेडी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स जैसे जॉनरास को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। साथ ही मलयालम सिनेमा का ओवरसीज मार्केट भी इंक्रीज होने लगा, क्योंकि बहुत से लोग केरला से गल्फ कंट्रीज में मूव करने लगे, चाहे वो जॉब की तलाश में हो या फर्दर स्टडीज के लिए। इसके कारण मलयालम सिनेमा का मार्केट इंक्रीज हुआ और उसके साथ इंक्रीज हुआ उनका बजट के साथ कंटेंट की क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई, बट क्वांटिटी और क्वालिटी का अच्छा बैलेंस बना के रखा है इस इंडस्ट्री ने। मलयालम सिनेमा को कंटेंट में बेस्ट बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मलयालम मूवीज के राइटर्स को। जैसे जैसे आप मलयालम सिनेमा को एक्सप्लोर करने लगेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि इंडियन सिनेमा के जो बेस्ट राइटर्स है वो मलयालम इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। बट फिर ये सवाल आता है कि ऑलमोस्ट हर चीज में हमेशा से ही परफेक्ट होने के बाद भी सिर्फ 2024 में
आकर ही क्यों मलयालम सिनेमा को नॉर्थ में इतना एक्सपोजर मिल रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि तमिल मूवीज, तेलुगु मूवीज तो हमेशा से हिंदी में डब होती ही रही है, पर शायद ही कोई मलयालम फिल्म होगी जिसे हिंदी टीवी पर टेलीकास्ट किया गया हो, और अगर होती भी होगी तो उन्हें लोग तमिल या तेलुगु फिल्म समझ लेते होंगे। ये सिर्फ बाहुबली के बाद ही हुआ है कि नॉर्थ की ऑडियंस जान पाई है कि साउथ में एक नहीं बल्कि चार इंडस्ट्रीज है, और यही रीजन रहा है कि क्यों हमें मलयालम सिनेमा के बारे में इतना लेट मालूम पड़ा। बट फिर आता है इस स्टोरी का मेन हाईलाइट, OTT। अगर OTT प्लेटफॉर्म्स का बूम नहीं होता इंडिया में तो आज भी मलयालम सिनेमा केरला तक ही सीमित रहता। तो देखो, बात है 1980 की, जब मलयालम सिनेमा अपनी पीक पर था और एक अलग ही लेवल का क्वालिटी सिनेमा प्रोवाइड कर रहा था। मोहनलाल से लेकर मम्मूटी जैसे सुपरस्टार्स छा गए थे। फिर 2000 में डार्क टाइम शुरू होता है मलयालम सिनेमा का। MT वासुदेवन नायर, जो कि एक स्क्रीन राइटर है, वो अपनी स्क्रीन प्ले बुक में लिखते हैं कि उस टाइम पर मलयालम सिनेमा को सॉफ्ट पॉर्न मूवीज के लिए जाना जाने लगा था। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मलयालम इंडस्ट्री की हालत कितनी खराब हो गई थी। और वो हालत खराब होने का रीजन भी मलयालम सुपरस्टार्स और मलयालम फिल्म मेकर्स ही थे, जो अपनी आइडेंटिटी को इग्नोर करके तमिल और तेलुगु मूवीज का स्टाइल कॉपी करने में लगे हुए थे। जो हालत आज बॉलीवुड की है, वही हालत उस वक्त मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री की थी। वो लोग ऐसी मूवीज बनाने में लग गए थे जिनमें स्टोरीज की इंपॉर्टेंस ना के बराबर होती थी और स्टार वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। बस इसी चक्कर में मलयालम इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ था। उस टाइम पर जैसे मलयालम इंडस्ट्री को आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़ा था, जो इंडस्ट्री की मेन स्ट्रीम फिल्में कंटेंट ड्रिवन होती थी वो अब मासी मूवीज बना रहे थे, वैसा ही कुछ सिमिलर सिचुएशन आज बॉलीवुड में भी अराइज हुआ है, क्योंकि बॉलीवुड का हर एक बड़ा स्टार तमिल और तेलुगु मूवीज की तरह मास मूवीज बनाने लग गया है। बाकी बॉलीवुड स्टार्स या तो कोरियन मूवीज का रीमेक बनाने में लगे हैं, या मलयालम या तेलुगु या तमिल मूवीज को हिंदी में रीमेक करने में लगे हुए हैं। और जो थोड़ी बहुत ओरिजिनल मूवीज बनती है जैसे एनिमल, जवान, वो फिल्में भी साउथ फिल्म मेकर्स ही आके बॉलीवुड में बना रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड में बॉलीवुड जैसा अपना अब कुछ भी नहीं बचा है। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में सेव बॉलीवुड जरूर लिख देना। मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री का ये डार्क फेज 2000 से लेकर 2008 तक चला। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया था कि वो लोग ऑडियंस को वो टिपिकल मास मसाला मूवीज नहीं बेच सकते, क्योंकि मलयालम ऑडियंसेस ने उन मूवीज को सीने से नकार दिया था। मलयालम ऑडियंसेस को वैसी मूवीज चाहिए जहां प्लॉट पे ज्यादा फोकस हो, ना कि स्टार लीड पे। इसीलिए पोस्ट 2008 फिर से मलयालम सिनेमा ने वैसे ही मूवीज बनाना शुरू कर दी और धीरे धीरे मलयालम सिनेमा अपनी रिस्पेक्ट वापस गेन करने लग गई। फिर 2010 के बाद तो मलयालम सिनेमा ने लिटरली तूफान ला दिया था मास्टरपीस मूवीज का। फिर चाहे वो दृश्यम ही क्यों ना हो, जिसको इंडिया के हर मेजर इंडस्ट्री ने रीमेक किया है, और भी कई मलयालम मूवीज की बात करें तो मुंबई पुलिस, बैंगलोर डेज, उस्ताद होटल, कुंभलंगी नाइट्स, प्रेमम, टेक ऑफ, ऐसी कई मूवीज दी मलयालम इंडस्ट्री ने। लेकिन फिर भी उस टाइम तक मलयालम सिनेमा को पैन इंडिया पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी। इवन नॉर्थ इंडिया में तो उस टाइम तक बहुत से लोग मलयालम इंडस्ट्री के बारे में जानते भी नहीं थे। बट OTT के कारण अब हर कोई मलयालम फिल्म्स को इजीली देख पाता है। मलयालम सिनेमा की पैन इंडिया राइज का रीजन OTT ही है, क्योंकि जो भी मूवीज ने मलयालम सिनेमा में अच्छा परफॉर्म किया है, सारी की सारी मूवीज को OTT प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब किया गया, इवन डिजिटल प्रमोशंस तक किए गए। इसकी वजह से वो मलयालम मूवीज हर कोई देख पाता है, इसलिए मलयालम सिनेमा की पॉपुलैरिटी अब इंक्रीज हो रही है। बट जैसे कि मैंने बताया था कि 100 करोड़ भी बजट नहीं होता इन मूवीज का, फिर भी वो लोग ऐसी क्वालिटी कैसे दे पा रहे हैं? तो इसको एक कंपैरिजन से समझते हैं। बॉलीवुड और मॉलीवुड में कंपैरिजन करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि हम लोग बस दोनों इंडस्ट्री की कंटेंट ड्रिवन मूवीज को ही कंपेयर करेंगे, और सिर्फ कंटेंट ड्रिवन मूवीज को कंपेयर करना वैलिड भी होगा। पिछले साल बॉलीवुड में काफी अच्छी कंटेंट ड्रिवन मूवीज बनाई गई, जैसे कि लापता लेडीज, जिसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 31 करोड़ था। उसके बाद मडगांव एक्सप्रेस, जिसने 48 करोड़ का बिजनेस किया था, और किल, जिसको बेस्ट इंडियन एक्शन मूवी भी बताया गया था, उसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 47 करोड़ था। अभिषेक बच्चन की मास्टरपीस फिल्म आई वांट टू टॉक का टोटल कलेक्शन बस 2 करोड़ था। अब मलयालम सिनेमा की कंटेंट ड्रिवन मूवीज की बात करते हैं। मंजूमल बॉयज 242 करोड़, आवेशम 155 करोड़, प्रेमालू 130 करोड़, द गोट लाइफ 160 करोड़,
इंडिया की एक छोटी सी इंडस्ट्री, ये कंटेंट ड्रिवन मूवीज इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड की कंटेंट ड्रिवन मूवीज को बीट कर रही है। और आपको बता दूं कि मलयालम इंडस्ट्री का टारगेट मार्केट इंडिया में बस 3% है, क्योंकि मलयालम बोलने वाले लोग सिर्फ 3 करोड़ है, जबकि हिंदी ऑडियंस लगभग 52 करोड़ है। तो इतना छोटा मार्केट होते हुए भी मलयालम सिनेमा कैसे बॉलीवुड की कंटेंट ड्रिवन मूवीज को बीट कर रहा है कलेक्शन के मामले में, जबकि बॉलीवुड का मार्केट मलयालम सिनेमा से 20 टाइम्स ज्यादा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि हिंदी ऑडियंस को बॉलीवुड की बेहतर मूवीज में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, या फिर यूं कहे कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस का टेस्ट खराब है? तो देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो मांझी द माउंटेन मैन, द लंच बॉक्स, हरामखोर जैसी कंटेंट ड्रिवन सिनेमा दे चुके हैं, उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड की आर्ट या कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों को थिएटर से निकाल दिया जाता है। इवन ओटीटी वाले भी बड़ी मुश्किल से उनकी फिल्में खरीदते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है बजट। जैसे इंडिया की वुमेन को पता है कि कम खर्च में घर कैसे चलाया जाता है, वैसे ही मलयालम फिल्म मेकर्स को अच्छे से पता है कि कम बजट में मास्टरपीस सिनेमा कैसे बनाया जाता है। जहां आजकल बॉलीवुड में तू झूठी में मक्कार जैसी रोम कॉम फिल्म पर 200 करोड़ फूक दिए जा रहे हैं, वहां मलयालम इंडस्ट्री 9 करोड़ के बजट में प्रेमालू जैसी मास्टरपीस फिल्म बना देती है, वो भी बेटर क्वालिटी में। अभी थोड़े दिन पहले रिलीज हुई बेबी जॉन, जिसका बजट 180 करोड़ था, और वहीं पे मार्को का बजट सिर्फ 30 करोड़ था। ये एग्जाम्पल्स मैं इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं कि ये लोग कितने अच्छे तरीके से अपने बजट को फुल्ली यूटिलाइज करते हैं। और वो लोग कम बजट में भी अच्छी मूवीज इसीलिए बना लेते हैं क्योंकि वो लोग स्टार को नहीं, एक्टर को कास्ट करते हैं। फिल्म में ममूटी जैसा कोई सुपरस्टार हो या फिर कोई नया लड़का, अगर कहानी अच्छी है तो उसे फुल सपोर्ट मिलता है मलयालम ऑडियंसेस से। ये लोग फॉरेन लोकेशन पर शूट करने की जगह केरला की किसी ब्यूटीफुल लोकेशन पर शूट करना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्चर भी प्रमोट होता है और साथ ही साथ पैसे भी बहुत कम लगते हैं। और वैसे भी मलयालम इंडस्ट्री मोस्टली ऐसी मूवीज बनाती है जो कल्चरल रूटेड हो, जिसे किसी छोटे शहर या गांव में सेट किया गया हो। अगर तुम अपनी फिल्म को किसी गांव या सिटी में शूट करते हो तो अच्छा खासा खर्चा कम हो जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, मलयालम डायरेक्टर महेश नारायणन ने सी यूसुन नाम की एक मूवी बनाई थी लॉकडाउन में। इस फिल्म को सिर्फ 1 करोड़ के बजट में बनाया गया था, क्योंकि वहां पे सब लोग काफी पैशनेट है, काफी कोलैबोरेटिव है। तो अगर बजट की प्रॉब्लम आती भी है तो उनको सब मिलके सॉल्व करते हैं। और हमारे यहाँ बॉलीवुड में तो स्टार्स के नखरे खत्म ही नहीं होते ना। बजट की प्रॉब्लम तो सॉल्व करना बहुत दूर की बात है, अगर सेट पर 4 वैनिटी वैन ना खड़ी हो तो ये लोग काम करने से भी मना कर देते हैं। मलयालम सिनेमा अच्छी मूवीज तो बनाता ही है, और इस साल ओटीटी की वजह से ये इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो भी चुकी है। दुलकर सलमान, फहद फासिल और पृथ्वीराज सुकुमारन, ये सारे लोग आज ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर हो चुके हैं। और जब भी कोई इंडस्ट्री या उनके स्टार्स पॉपुलर हो जाते हैं तो उनकी मूवीज की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स उन मूवीज को ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली ये देखने को मिला, जब मार्को मूवी रिलीज हुई थी तो उसे बस 30 स्क्रीन मिले थे, लेकिन एक हफ्ते में ही उस मूवी ने 300 स्क्रीन कैप्चर कर ली थी। और जब स्क्रीन काउंट अच्छा मिलेगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि मलयालम सिनेमा भी अच्छा कमाई कर पाएगी। एंड विद इन नो टाइम मलयालम एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ काम करने लग जाएंगे, और तेलुगु और तमिल डायरेक्टर्स की तरह बॉलीवुड को अच्छी फिल्में देना शुरू कर देंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है हिंदी ऑडियंस के दोगलेपन का। जब बॉलीवुड से पिछले साल एक बेहतरीन मूवी निकल के आई थी किल, उसको ना ही उस तरह का सपोर्ट दिया गया था और ना ही उस फिल्म का उस लेवल का कलेक्शन हुआ था। किस लेवल का? मार्को के लेवल का। सही मायनों में देखा जाए तो मुझे पर्सनली मार्को से कई गुना ज्यादा बेहतर लगी थी किल। वो मूवी इतनी बेहतर थी कि जॉन विक के मेकर्स उसका हॉलीवुड में रीमेक तक बनाने वाले हैं। बट ऐसा क्यों है कि बॉलीवुड ऑडियंसेस ने किल को जरा भी सपोर्ट नहीं किया, और जब सेम टाइप की मूवी मलयालम सिनेमा से उठ के आई तो यही सेम हिंदी ऑडियंस जिसने किल को सिरे से नकार दिया था, उन्होंने ही मार्को को सर पे बिठा दिया। ये दोगलापन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है जो साउथ ने और खासकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने हिंदी ऑडियंसेस के साथ खेलकर उनको मैनिपुलेट किया हुआ है। हाँ, मैनिपुलेट। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं हर चीज सोच समझ के बोल रहा हूँ। अगर इस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो पे 500 लाइक्स करवा दो, मैं जरूर बना दूंगा। चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।